प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर्स या फिर यूट्यूब पर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ना, यूएस में रिसेशन आने वाला है। रिसेशन आया तो स्टॉक मार्केट्स 20 to 30% तक गिर सकते हैं। नेचुरली ये सब देखकर या पढ़कर कुछ इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो क्या पूरा निकाल लें, जब स्टॉक मार्केट पूरा गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो देखिए, जब भी किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानकारी अच्छी नहीं होती है तो वहाँ पे हमें डर लगता है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें सही से पता नहीं है कि ये रिसेशन होता क्या है, यूएस में क्या सही में रिसेशन आएगा, और अगर यूएस में रिसेशन आया तो उसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मान लीजिए वहाँ का मार्केट 20-30% गिर भी गया तो फिर हमारा मार्केट क्यों गिरेगा। तो ये सभी कुछ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपने सही से वॉच कर लिया तो आने वाले कई महीनों तक आपको ये रिसेशन को लेकर हेडेक नहीं होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपने समझ लिया तो रिसेशन का ज़्यादातर हेडेक आपका यहीं से ख़त्म हो जाएगा। हाँ देखिए, एक होता है स्लो डाउन और दूसरा होता है रिसेशन। स्लो डाउन का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है थोड़ा बहुत बढ़ेगा, कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा बहुत हिट होगा, जीडीपी के नंबर्स भी थोड़ा बहुत हिट होंगे। तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ये हुआ स्लो डाउन। और दूसरा हुआ रिसेशन। जब स्लो डाउन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे ही रिसेशन बोलते हैं। रिसेशन पता कैसे चलेगा कि स्टार्ट हुआ कि नहीं। तो देखिए, जब भी किसी कंट्री में लगातार 2 क्वार्टर्स में उसका जीडीपी ग्रोथ जो है वो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव मीन्स 0 से कम, तो अगर नेगेटिव हो जाता है लगातार 2 क्वार्टर्स में तो हम बोलते हैं कि उस इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है। रिसेशन में क्या होगा कि जो ये स्लो डाउन मैंने बोला आपको कि थोड़ा बहुत होगा, रिसेशन में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जीडीपी के नंबर्स, ग्रोथ रेट बुरी तरह से हिट हो जाएंगे, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपका तेज़ी से बढ़ने लगेगा, ज़्यादातर जो एक्टिविटी है, जो कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बुरी तरह से हिट होगा। तो स्लो डाउन से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ रिसेशन आया तो इकोनॉमी पे उसका बहुत निगेटिव असर पड़ता है। और जब अगर रिसेशन सही में आ जाएगा तो सही बात है ना। अगर आपका इकोनॉमिक आउटपुट ही बुरी तरह से हिट हो रहा है, कंपनीज का परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट हो रहा है, तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट्स भी बुरी तरह से गिर सकता है। नाउ हम जान लेते हैं कि यूएस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर फ्यूचर में आने वाला है तो उसका इंडिया पर असर क्यों पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा ध्यान में रखें कि जो स्टॉक मार्केट है मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पे ही मूव करता है। फंडामेंटल्स क्या कि कंट्री में जो कंपनीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इकोनॉमी, जो कंट्री का इकोनॉमी है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म यहीं पे परफॉर्मेंस आएगा। शॉर्ट टर्म में प्योर सेंटिमेंट का गेम है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में मोस्टली उसी से स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे होता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो देखिए, यूएस से फ़र्क क्यों पड़ेगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, यूएस का अगर आप इकोनॉमी देखेंगे ना, जीडीपी, तो वर्ल्ड का अगर आप जीडीपी देखेंगे तो अबाउट 110 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है पूरे वर्ल्ड का, 110 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और यूएस का कितना है, 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। सो पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का अबाउट 25% सिर्फ यूएस का जीडीपी है। तो देखिए, यहाँ पे यूएस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल अदा करता है जीडीपी। अब स्टॉक मार्केट देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज वर्ल्ड का जो टोटल मार्केट कैप है उसमें यूएस का अगर आप स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप देखेंगे तो वो अबाउट 50% है पूरे वर्ल्ड के मार्केट कैप का। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डोमिनेंस है। डेट मार्केट अगेन यूएस का सबसे बड़ा है। यूएस का करेंसी डॉलर सबसे ज़्यादा ना पावरफुल करेंसी है। क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ल्ड का ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो यूएस डॉलर्स में होता है। तो इसीलिए यूएस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड वाइड। यूएस में कुछ भी होता है उसका असर ज़्यादातर कंट्रीज़ में पड़ता है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि अगर यूएस में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो उसका कुछ असर शॉर्ट टर्म में इंडिया पे भी पड़ेगा। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं ना कि जैसे इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है आईटी, ज़्यादातर एक्सपोर्ट कहाँ होता है, यूएस में होता है। फार्मा की कुछ कंपनीज़ का ज़्यादातर एक्सपोर्ट यूएस में होता है। तो ऑफ कोर्स यूएस में अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो अभी इंडिया में क्या अच्छा कर रहा है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है फिलहाल, मतलब पिकअप तो आया है, रिटर्न वाइज मैं बोल रहा हूँ।
फार्मा का भी रिटर्न्स पिकअप आया है, कुछ सालों के बाद दोनों में पिकअप आया है। तो मान लीजिए यूएस में बहुत प्रॉब्लम आ गया, ये दोनों तो ठप हो जाएंगे ना, बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो यस, यूएस में अगर प्रॉब्लम आता है तो वर्ल्ड वाइड इशू आएंगे और इंडिया में भी काफ़ी हद तक शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में भी जान लेना चाहिए। ब्रेंट क्रूड का अगर आप 2 वीक्स पहले का प्राइस देखेंगे ना, तो अबाउट $80 पर बैरल के आसपास चल रहा था। मैंने कई बार लाइव स्ट्रीम में आप लोग को अपडेट भी किया था। और फिलहाल देखेंगे तो वो 71 के आसपास आ गया है। क्रूड का प्राइस बहुत तेज़ी से गिरा है, ऑलमोस्ट 10% सिर्फ 2 वीक्स में। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड के जो 2 सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करने वाले कंट्रीज़, जो कि क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा जहाँ कंजम्पशन होता है, वो है यूएस और चाइना। तो मार्केट को लग रहा है कि इन दोनों जगह प्रॉब्लम है, इसीलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरे हैं। देखिए, चाइना तो कई बार मैं पहले भी आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर चुका, बहुत प्रॉब्लम है। और यूएस में मार्केट को लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए जो ब्रेंट क्रूड है वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ, इसीलिए प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड जब भी नीचे आता है, क्योंकि इंडिया तो ऑलमोस्ट 80% हम इंपोर्ट करते हैं, तो जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आते हैं वो इंडियन इकोनॉमी के लिए या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। तो आइडियली इस तरह के सिनारियो में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट का आप कोई परफॉर्मेंस देख नहीं रहे हैं, कभी थोड़ा ऊपर जाता है, कभी थोड़ा नीचे आता है, मोस्टली वहीं पे है। तो इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि देखिए, अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये जो सिग्नल दे रहा है कि यूएस में भी प्रॉब्लम आ सकता है, अगर वो प्रॉब्लम आया तो बिल्कुल ये जो नीचे जा रहा है इसका जो बेनिफिट है वो काफ़ी हद तक निगेट हो जाएगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है, इसके बाद भी, मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से घटे, इसके बाद भी कोई खास पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है। नाउ मैं आपको यूएस और चाइना के बारे में थोड़ा अपडेट कर देता हूं, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। तो देखिए, यूएस में रेट कट आने वाले हैं मोस्टली 17 और 18 को फेड रिजर्व का मीटिंग है। तो 18 को मोस्टली जिस तरह का डेटा फिलहाल अवेलेबल है उसे देखकर लगता है कि बहुत 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने वाला है। और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में फिर से मीटिंग है। तो अगर जिस तरह का डेटा है उसी तरह का बना रहा, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहा, तो मोस्टली 25 और रेट कट होंगे। अबाउट 75 बेसिस पॉइंट्स इस साल रेट कट होगा। और इन बिटवीन अगर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आता है तो इवन 100 to 125 बेसिस पॉइंट्स का भी रेट कट इसी साल हो सकता है। और उसके बाद ऑफकोर्स नेक्स्ट ईयर भी रेट कट होंगे। तो ये है यूएस। और इसके बाद अगर आप चाइना देखेंगे तो चाइना देखिए डाउन एंड आउट है। मतलब एक समय था कि चाइना ना 10% प्लस का ग्रोथ रेट हुआ करता था, अब इवन 5% का ग्रोथ भी हुआ मुश्किल लग रहा है। इस साल लगता है वो भी नहीं होगा, 5% का ग्रोथ भी चाइना में नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि वहाँ पे देखिए इकोनॉमिक आउटपुट कोविड के बाद से ही बुरी तरह से हिट हुआ है। सभी जगह इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आ रहा है ना, सभी कंट्रीज इन्फ्लेशन को लेके परेशान है। चाइना में डिफ्लेशन आ रहा है। डिफ्लेशन का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्राइस ऊपर जाता है, और डिफ्लेशन में इसका उल्टा होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइस नीचे आता है। चाइना में डिफ्लेशन का रिस्क आ गया है उनका। अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखेंगे, मतलब सीपीआई में जब आप फूड और एनर्जी प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसे कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो वो अबाउट 0.3% के आसपास है। मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले अगस्त मंथ में बढ़ा है 0.3%, मतलब जीरो के आसपास ही बोल सकते हैं। और सीपीआई फिगर, उसमें अगर आप फूड और एनर्जी इंक्लूड कर देंगे तो वो भी 0.6% से बढ़ा है। मतलब कोर इन्फ्लेशन तो 3 इयर्स का, अगर लास्ट 3 इयर्स का डेटा देखेंगे तो सबसे कम ग्रोथ आया वहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चाइना डिफ्लेशन की तरफ जा रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो बुरी तरह से हिट हो रहा है। इकोनॉमिक आउटपुट हिट हो रहा है मतलब कि कंपनीज़ का परफॉर्मेंस हिट हो रहा है। कंपनीज़ का परफॉर्मेंस हिट होगा तो वेजेस, सैलरीज हिट होगा, उसके कारण कंजम्पशन हिट होगा ना। पैसा ही नहीं होगा तो आप खर्च कैसे करेंगे? तो आने वाले मतलब नियर फ्यूचर में तो लगता है कि चाइना का कुछ नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम बना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे चाइना ऑलरेडी आउट है, ठीक है। तो वर्ल्ड पे अगर आप देखें, चाइना कोई छोटा कंट्री तो है नहीं, ऑलमोस्ट $18 ट्रिलियन का जीडीपी, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ह्यूज एक्सपोर्टर। फॉरेक्स रिजर्व भी देखें तो $3 ट्रिलियन से ज़्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स उसी के पास है। तो वो भी एक डोमिनेंट प्लेयर है। और इसीलिए अगर आप देखें ना कमोडिटीज़ प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइना में उसका कंजम्पशन बहुत होता है। तो अगर चाइना ऊपर नहीं आएगा तो कमोडिटी प्राइसेस भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएँ।
तो चाइना तो बिल्कुल डाउन एंड आउट है, देयर इज नो डाउट। बस यूएस देखना है, क्योंकि चाइना से भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूएस का है। तो देखिए यूएस फिलहाल तो जो भी डेटा है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि रिसेशन आएगा, ठीक है। तो ये जो भी बात हो रहा है मोस्टली एक स्लो डाउन की तरफ बात हो रहा है, कि जो भी डेटा देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इकोनॉमी में, ठीक है, सबसे पहले ये बेसिक आप समझ लें, आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया। तो जब भी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसका इमीडिएटली असर नहीं आता है, असर आने में कई महीने लग जाते हैं। तो इसीलिए लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा, काफ़ी समय तक इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर रहा है यूएस में। तो अब जाकर उसका असर दिखने लगा है, उसके कारण इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे कम हो रहा है और आने वाले समय में और भी कम होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी समय से बहुत ऊपर है। तो अब ऐसा होगा कि ऑल्दो जो फेड रिज़र्व है वो इंटरेस्ट रेट कट होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट कट का भी असर काफ़ी समय बाद आएगा, उसका असर आने में कुछ महीने लग जाएंगे, इमीडिएटली नहीं होगा। तब तक ये जो हाई इंटरेस्ट रेट का फ़र्क पड़ता रहेगा यूएस में। तो मार्केट को यही डर लग रहा है कि जो इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है, मतलब डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है यूएस में फ़िलहाल, तो उसका कहीं नेगेटिव असर आने वाले महीनों में और बढ़ ना जाए, जिसके कारण यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं आ जाए। तो ये डर है मार्केट को। अभी तक यूएस का जो डेटा अवेलेबल है उसे देखकर नहीं लगता है कि यूएस में रिसेशन आएगा। फिलहाल यही लगता है कि ये जो स्लो डाउन है यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है, और एनी हाउ जल्दी ही फेड रिज़र्व इंटरेस्ट रेट कट करने वाला भी है। लेकिन हाँ देखिए, यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्यूचर नोबडी नोज। हाँ, हमेशा ध्यान में रखें, फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए सारे सिनेरियोज़ को देख लेते हैं। देखिए अगर स्लो डाउन ही रहता है, थोड़ा बहुत स्लो डाउन बढ़ता है, फेड रिज़र्व इंटरेस्ट रेट कट शुरू कर देता है, तो वहाँ तो कोई नेगेटिव न्यूज़ है ही नहीं, वो पॉजिटिव है। नेचुरली इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहा तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन तो आएगा ही, और इनफैक्ट फेड रिज़र्व ही चाहता था कि स्लो डाउन आए, क्योंकि अगर थोड़ा स्लो डाउन नहीं आएगा तो आपका इन्फ्लेशन कम ही नहीं होगा। तो ये तो एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड सिनेरियो है रिसेशन। मान लीजिए रिसेशन आ जाता है, रिसेशन आने से क्या होगा कि बिल्कुल सही बात है, यूएस स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह से गिरेंगे, 10-20% आराम से गिर जाएंगे। हो सकता है कि उसका जो नी जर्क रिएक्शन आएगा उसके कारण इंडियन मार्केट्स भी अबाउट 10% के आसपास गिर जाएँ, अबाउट 15% के आसपास गिर जाएँ। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म का होगा। जैसे यूएस में इस तरह का बड़ा प्रॉब्लम आएगा, इमीडिएटली वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है फेड रिज़र्व बहुत तेज़ी से रेट कट करेगा। फिर वहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट्स का बात नहीं होगा, फिर वहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट्स, 75 बेसिस पॉइंट्स, इस तरह का डिस्कशन होने लगेगा। और ऑफ कोर्स फिर वही बात है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उसका ना टाइम लगेगा इकोनॉमी पे उसका असर करने का। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली इकोनॉमी इंप्रूव होने लगेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट पहले मूव करता है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था ना, यू सेप्ड और वी सेप्ड। इकोनॉमी अगर यू सेप्ड जा रहा है तो स्टॉक मार्केट वी सेप्ड जाएगा, मतलब इमीडिएटली। तो जैसे ही स्टॉक मार्केट को लगेगा कि भाई इंटरेस्ट रेट कट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट पहले से रिएक्ट करेगा, वो इमीडिएटली ऊपर जाने लगेगा। तो अगर रिसेशन आता भी है, टोटली अग्री, स्टॉक मार्केट कुछ समय के लिए बुरी तरह से गिरेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, लेकिन बहुत ही जल्दी वहाँ पे रिकवरी भी आएगा, ये भी आप ध्यान में रखें। तो देखिए एज अ इन्वेस्टर आपको क्या ध्यान में रखना है, फ्यूचर किसी को नहीं पता है। अभी तक जो डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है उससे लगता है कि स्लो डाउन आएगा, जो कि एक पॉजिटिव आउटकम है। लेकिन यहाँ पे रिसेशन भी आ सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो जिस चीज़ का चांस अबाउट 5, 10, 15% है, उसके बेसिस पे तो हम प्लान नहीं करेंगे ना। जहाँ पे हमें श्योरिटी 80-85% का, ऑफकोर्स उसके बेसिस पे हम अपना प्लान करेंगे। और एनी हाउ अगर रिसेशन आया भी तो ऐसा तो नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। कोविड से ज़्यादा भयानक क्या हो गया, फिर 2007 या 8 का जो प्रॉब्लम आया था, उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा। तो इसीलिए मान लीजिए ना 5-10% के जो चांसेस हैं रिसेशन के आ भी गया, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 ईयर्स 15 ईयर्स, उसमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखें। ऑल्दो चांसेस बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए आ गया, ठीक है भाई, आएगा, हम बने रहेंगे, फिर से वापस आएगा। देखिए यहाँ पे डर की बात क्या है ना, कि आपको बेचकर भागना नहीं है। अगर आपका पूरा पैसा गिर गया, आप वहाँ पे बेचकर भाग गए, तब तो आपको लॉस हो गया ना। तो किसी भी फील्ड में है, आपको वहाँ पे टिके रहना है। इकोनॉमी में फिर से बोल रहा हूँ, रिकवर करने में टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट पहले मूव करता है, इकोनॉमी को टाइम लगने दीजिए। स्टॉक मार्केट पहले से रिएक्ट करेगा और विद इन फ्यू मंथ से रिकवर कर ऊपर जाने लगेगा। तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स मार्केट में आप हैं तो आपको सब कुछ जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप जान कर रहेंगे तो आपको डर कम लगेगा
और आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। तो देखिए जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं 10-20 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट, वहाँ तो ज़्यादा मैंने कल के वीडियो में बताया था दिमाग लगाना नहीं है, कंटिन्यू करना चाहिए। थोड़ा बहुत, अगर बहुत बड़ा पैसा एक साथ ना लगाएं, मैंने पहले भी बताया है, लमसम करने के चक्कर में ना रहें, यू नेवर नो। 6 मंथ्स का STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, वहाँ पे जाएं। मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें कि देखिए स्टॉक मार्केट है, रिसेशन ही क्या, मतलब वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है ना। चाइना ने ताइवान पर अटैक कर दिया, मतलब कल सुबह आप उठे आपको पता चला अटैक हो गया, मार्केट 10-20% गिर जाएगा। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के चक्कर में नहीं पड़े। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर है, किसी को नहीं पता। तो मेंटली बस आपको ये प्रिपेयर्ड होना है कि शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट कभी भी 5-10-15% गिर सकता है। तो वहाँ पे सिर्फ हमें क्या रखना है कि हिम्मत रखना है, हमें बेचना नहीं, हमें बने रहना है, क्योंकि वो वापस आएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे 10-20 ईयर्स, तो हमें अच्छे रिटर्न्स मार्केट से ज़रूर मिलेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं ट्राई करूँगा आने वाले वीडियोज़ में उसे आंसर करने का। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।